जय हिंद साथियों, सुरक्षा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सुरक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में काम आने वाली जितनी भी बातें हैं उसकी एक व्यावहारिक जानकारी आप सभी को दे दी जाए। तो आज इस चैनल की शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक हमने चुना है सुरक्षा का बुनियादी ज्ञान, या जिसको हम सुरक्षा का परिचय, सुरक्षा का त्रिभुज, बुनियादी सिद्धांत और सुरक्षा की परिभाषा। इंग्लिश में यदि बात करें तो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ट्रायंगल, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले सुरक्षा के बारे में हम बात करते हैं तो सुरक्षा को इंग्लिश में जिसको सिक्योरिटी भी कहा जाता है, सिक्योरिटी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के क्यूरा वर्ड से आया है। इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। क्यूरा जिसको कि इंग्लिश में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है केयर या कंसर्न। केयर का अर्थ होता है किसी की देखभाल करना, कंसर्न का अर्थ होता है कि चिंता करना। तो सीधे तौर पर हम बोल सकते हैं कि सुरक्षा का अर्थ हुआ कि किसी की देखभाल करना या चिंता करना, इसको हम सुरक्षा कहेंगे। अब किसकी देखभाल करना और किसकी चिंता करना, जाहिर सी बात है कि इसमें तीन बातें आती हैं। सबसे पहला व्यक्ति, दूसरा मूल्यवान संपत्ति और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन तीन के बारे में उनकी परवाह करना, चिंता करना या उनकी देखभाल करना, ये सिक्योरिटी का एक ब्रॉड सिनेरियो में हम इसको ले सकते हैं। अब जब खाली सुरक्षा एक दो वर्ड से केयर या कंसर्न से हम पूरी नहीं कर सकते, इसके और भी समानार्थी और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क, फ्रीडम फ्रॉम एप्रीहेंशन एंड फ्रीडम फ्रॉम डिजास्टर। यदि हिंदी में बात करें तो आपराधिक धमकियों से मुक्ति, खतरों से मुक्ति, जोखिम से मुक्ति, आशंकाओं से मुक्ति और आपदा से मुक्ति। अब बात करते हैं सुरक्षा की परिभाषा के बारे में। सुरक्षा की परिभाषा की जब बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही संक्षिप्त जो परिभाषा है वो इस प्रकार होगी। इट इज ए प्रोसेस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन रिसोर्स, वैल्यूएबल एसेट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल थ्रेट्स बाय अप्लाइंग एक्टिव एंड पैसिव मेजर्स। बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको बताऊं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सक्रिय और निष्क्रिय उपायों के द्वारा व्यक्तियों, मूल्यवान संपत्तियों और महत्वपूर्ण सूचना की जाने और अनजाने खतरों से रक्षा की जाती है। इसको हम सुरक्षा कहते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि भाई ये एक्टिव और पैसिव मेजर्स क्या हैं, सक्रिय और निष्क्रिय उपाय क्या हैं। देखिए, एक्टिव और पैसिव मेजर्स वो मेजर्स हैं, वो उपाय हैं जो हमारी सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। खाली सुरक्षाकर्मी, केवल सुरक्षाकर्मी यूनिफॉर्म पहनकर सुरक्षा नहीं दे सकता। उसको जब तक बाहरी उपायों, बाहरी मेजर्स की सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक बाहरी जो आसपास का वातावरण है, जब तक वो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव ढंग का नहीं होगा, तब तक सुरक्षा गार्ड कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो एक्टिव मेजर्स की बात करें तो एक्टिव मेजर्स वो मेजर्स हैं जिसमें कोई सुरक्षाकर्मी, जिसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई सिक्योरिटी पर्सन डायरेक्ट हेल्प लेता है किसी मेजर्स की, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेजर्स। अब डायरेक्ट हेल्प किसकी ले सकता है, जैसे कि कैमरे में यदि कोई हरकत होगी तो डायरेक्ट नोटिस करेंगे और डायरेक्ट जो सुरक्षाकर्मी है तुरंत वो हरकत में आएंगे। डिटेक्टर्स, यदि कोई भी अनजानी हरकत होगी डिटेक्ट करेगा और उसको अलार्म करेगा। सुरक्षाकर्मी को पता चलेगा कि कोई हरकत हुई है, कोई अननोन पर्सन आया है या किसी प्रकार का कोई ऐसा खतरा आया है जिसके लिए सुरक्षाकर्मी को और ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। तो अलार्म्स, सीसीटीवी, डिटेक्टर्स, एक्सबिस को एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक बड़ी मशीन होती है जो कि एंट्रेंस पॉइंट या जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर लगाई जाती है और जिसका बेसिकली काम होता है जो बड़े बड़े बैगेज होते हैं
उसका ये स्कैन करते हैं। एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा या मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा या बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल है वहाँ पर X20 को इंस्टॉल किया जाता है मेन एंट्री पॉइंट पर। जब सुरक्षा कर्मी किसी बैग या बैगेज की तलाशी लेनी होती है तो मशीन के अंदर उसको डाल दिया जाता है और मॉनिटर पर बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी दूसरा जो CCTV ऑपरेटर या जो मशीन ऑपरेटर है वो उसको देखकर पता लगा लेता है कि इस बैग के अंदर कोई ऑब्जेक्शनल आइटम है या नहीं है, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है जिसको अंदर परमिशन नहीं दी जा सके, और उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बाकी इसके अलावा मॉडर्न गैजेट्स है, DFMD है जिसको डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर बोलते हैं, HHMD है जिसको हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। हाथ में सुरक्षाकर्मी अक्सर धारण करते हैं और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको मेटेलिक आइटम कोई अंदर लेकर तो नहीं जा रहे, जैसे कि वेपन है या कोई चाकू है या कोई तलवार है या कोई ऐसा मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिससे कि कोई खतरा अंदर उत्पन्न हो सकता है। उन सभी को डिटेक्ट करने के लिए HHMD का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे एक्टिव मेजर्स हैं। अब बात करते हैं पैसिव मेजर्स की। पैसिव मेजर्स वे मेजर्स हैं जो सुरक्षा कर्मियों की सहायता के लिए पहले से ही बनाए जाते हैं, जिनका केवल और केवल ये काम होता है कि जो बाहर से आने वाली थ्रेट है, जो बाहर से आने वाले खतरे हैं, उनकी आशंकाओं और उन खतरों की प्रोबेबिलिटी को मिटिगेट करना, उन खतरों को, उस खतरे को, उस रिस्क को कम कर देना। ये डायरेक्ट हरकत में नहीं आ सकते, इनको ये एक प्रकार की रुकावट का काम करते हैं। जैसे पैसिव मेजर्स की बात करें तो गेट, फेंसिंग, पेरीमीटर वॉल, वॉच टावर, मोर्चा, ड्यूटी पोस्ट, गुमटी, और इसके अलावा वो ऐसे सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए जो ड्यूटी पोस्ट या बीट होते हैं, वो सारे के सारे पैसिव मेजर्स में काउंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सुरक्षा की अवधारणा कहाँ से आई, ये कंसेप्ट कहाँ से आया सिक्योरिटी का। जब सिक्योरिटी कंसेप्ट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी कंसेप्ट समझने के लिए हमको स्टोन एज में जाना पड़ेगा। स्टोन एज या पाषाण युग, ये एक ऐसा युग था जो कि हमारे इतिहास को पढ़ने पर हमें पता चलता है। ये एक ऐसा युग था जब मानव विकास की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था। आग का आविष्कार हो चुका था और उस समय पर मानव को अपनी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता महसूस होने लगी। आवश्यकता किससे? जंगली जानवरों से। आवश्यकता जो पर्यावरणीय आपदाएं थी, जो एनवायरमेंटल जो डिजास्टर्स थे उनके साथ, उनसे सुरक्षा। साथ ही साथ जैसे तूफान, बारिश, गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर रहता था, सनबर्न होता था, उन सबसे सुरक्षा। इन सबसे सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, पहाड़ी या किसी केव वगैरह गुफाओं में जाकर वो शरण लेते थे ताकि इस प्रकार के जो खतरे हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। तो ये यहाँ से मानव सोच में सुरक्षा आई और यहाँ से मानव सुरक्षा का कंसेप्ट शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि ये तो बात हुई पाषाण युग। पाषाण युग के बाद में कैसे सुरक्षा को अपनाया गया, किस प्रकार सुरक्षा को एक व्यावसायिक तौर पर, एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पर अपनाया गया। आपने देखा होगा कि राजा महाराजा अपने साथ में अंगरक्षक रखते थे। वो अंगरक्षक सीधे तौर पर उनके बॉडीगार्ड या PSOs रहते थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहते थे। वो उन जो अंगरक्षक हैं उनका काम होता था अपने राजा को संपूर्ण ढंग से सुरक्षा देना। वो केवल एक प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थे, वो उनको आजू बाजू के खतरों से या पब्लिक के दौरान, पब्लिक के इंटरेक्शन के दौरान या दरबार में आने जाने के दौरान या भ्रमण के दौरान, शिकार खेलने के दौरान राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई जंगली जानवर हमला ना करते हैं, कोई पड़ोसी जो देश है उसके शत्रु आकर हमला ना कर दें, या कोई अन्य कोई शासक उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का हमला ना कर दे, उनसे बचाव करने के लिए अंगरक्षक रखे जाते थे। जब बात करते हैं कंट्री के बारे में तो ग्रीस एक पहला कंट्री माना जाता है जिसने सबसे पहले गार्ड रखने शुरू किए। सिक्योरिटी गार्ड की जो शुरुआत हुई है वो ग्रीस कंट्री ने शुरुआत की थी।
अब जब हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई ये शुरुआत कब से हुई, इसकी जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाई कि ग्रीस ने किस साल में, किस ईयर में, किस सन में ये गार्ड रखने शुरू किए थे। लेकिन ये पुख्ता जानकारी मिलती है कि ग्रीस ने सबसे पहले रॉयल गार्ड, सुरक्षा के लिए रॉयल गार्ड या दरबान रखने शुरू किए थे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुरक्षा त्रिभुज या सिक्योरिटी ट्रायंगल के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ट्रायंगल जिस प्रकार के फायर ट्रायंगल होता है, ठीक उसी प्रकार सिक्योरिटी का भी एक ट्रायंगल होता है, सुरक्षा का एक त्रिभुज होता है। इसमें भी 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जब तीनों आपस में मिल जाती हैं तो वहां पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। 3 बातें क्या क्या है? पहली चीज, जिस मूल्यवान संपत्ति को या महत्वपूर्ण सूचना को या महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाना है या सुरक्षा दी जानी है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरी बात, जिनसे दी जानी है, जो आपराधिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो चोर हैं या जो ऐसे लोग हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी उपस्थिति आवश्यक है। और तीसरा, उनको दिए जाने वाला अवसर या मौका। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब एक सुरक्षाकर्मी क्या करता है? सुरक्षाकर्मी केवल और केवल अपॉर्चुनिटी को मिटिगेट करता है, उस रिस्क की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको कम करता है। दुनिया की कोई एजेंसी आज तक नहीं बनी है जो 100% सिक्योरिटी देने का वादा करे या 100% सिक्योरिटी देने का प्रॉमिस करे किसी को। आज तक कोई भी एजेंसी नहीं बनी है। आप हर प्रकार से साज सज्जा कर लीजिए, आप मॉडर्न गजेट ले लीजिए, आप स्निफर डॉग्स ले लीजिए, आप उन्नत किस्म के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अपने पास रख लीजिए, आप टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रख लीजिए, आप ड्रोन लगा लीजिए, आप रॉकेट लॉन्चर लगा लीजिए, जितना भी जो भी सिस्टम चाक चौबंद कर सकते हैं वो कर लीजिए। लेकिन कभी भी कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई भी एजेंसी कभी दावा नहीं कर सकती कि हम पूरी तरीके से 100% किसी को सिक्योर कर सकते हैं। 2% से लेकर 4% तक की कहीं ना कहीं गुंजाइश रही जाती है जहां पर कुछ भी हो सकता है। उसको बोलते हैं राम भरोसे या भगवान के भरोसे। तो 90% तक, हाँ, ये सारे के सारे मेजर्स अप्लाई करने के बाद 90% तक हम सुरक्षा दे सकते हैं। तो आप सीधे तौर पर इसको देख सकते हैं कि आप समाज से वैल्यूबल प्रॉपर्टी को अलग नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप चोर को बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। कोई भी समाज का ऐसा तबका, कोई भी समाज का ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई शहर या कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर अपराधी ना हो। हाँ, ये अलग बात है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन इनकी उपस्थिति हर जगह है। अब हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? बीइंग सिक्योरिटी हम केवल इतना कर सकते हैं कि ना तो चोरों को कम कर सकते हैं, ना जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम उठा करके एक जगह लॉक कर सकते हैं। क्योंकि जो ठीक है, आप रुपए पैसे को, आप ज्वेलरी को आप किसी लॉकर में डाल सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रीमाइस है, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां बड़े बड़े मटेरियल्स रखे हुए हैं, क्या आप उनको किसी एक लॉक में बंद कर सकते हैं? किसी जगह बंद नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाती है। उस रिस्क को कम करने के लिए चोरों को वो जो मौका मिल सकता है, उस मौके को कम करने के लिए हम सुरक्षा बल की तैनाती करते हैं। उसके लिए हम गार्ड लगाते हैं, उसके लिए हम गनमैन लगाते हैं, उसके लिए हम सीसीटीवी लगाते हैं। ये सारे के सारे जो उपाय किए जाते हैं, ये केवल और केवल उस अपॉर्चुनिटी को कम करने के लिए किए जाते हैं, ताकि चोर को वो अपॉर्चुनिटी ना मिले कि वो किसी मूल्यवान वस्तु के ऊपर हमला कर सके या मूल्यवान वस्तु को चुरा सके। यही सुरक्षा त्रिभुज हमको बताता है। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत। देखिए, जब सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की बात करते हैं तो सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत केवल और केवल 3 हैं, मात्र 3। पहला सिद्धांत क्या है? टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एंट्री इन प्रीमाइस। इसको यदि हिंदी में बात करें तो अनाधिकृत प्रवेश को रोकना हमारी सुरक्षा का पहला बुनियादी सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को
उस प्रीमाइस में जहां पर हमारी तैनाती है, जहां पर सुरक्षा बल तैनात है, उसके अंदर किसी भी अनऑथराइज व्यक्ति को नहीं आने देना। अब अनऑथराइज व्यक्ति कौन होगा? जिसके पास में आई कार्ड नहीं है, जिसके पास में परमिशन नहीं है, जिसके पास में आइडेंटिटी नहीं है, जिसके पास में सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई कोई अनुमति नहीं है, चाहे वो अनुमति मौखिक हो या लिखित हो। इस प्रकार की जो परमिशन जिस व्यक्ति के पास में नहीं है उसको अनऑथराइज व्यक्ति कहा जाएगा। तो पहला बुनियादी सिद्धांत है अनऑथराइज व्यक्ति को, अनऑथराइज एंट्री को प्रीमाइस के अंदर आने से रोकना। ये पहला सिद्धांत है। दूसरे सिद्धांत की बात करें, टू रेगुलेट ऑथराइज्ड एंट्री इन प्रीमाइस। परिसर में अधिकृत व्यक्ति को विनियमित करना या उसको नियमित करना या उसको रेगुलेट करना। देखिए, दो बातें हैं। जो गलत आदमी है उसको रोक देना, जो सही आदमी है उसको आने तो देना, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। ऐसा नहीं कल को कोई कहे कि साहब मेरे पास में तो आई कार्ड है और वो बजाय मेन गेट के दीवार से जंप करके आ जाए। नो, ये सुरक्षा का बुनियादी सिद्धांत इस चीज की परमिशन नहीं देता है। यदि सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत इस बात पर जोर डालता है कि जो ऑथराइज्ड एंट्री है, ऑथराइज्ड है बट उसको भी रेगुलेट किया जाना। यदि आ रहा है तो प्रॉपर सिस्टम फॉलो होगा। आई कार्ड है, प्रॉपर उसका आई कार्ड चेक किया जाएगा, उसकी एंट्री कराई जाएगी, उसको चेकिंग फ्रिस्किंग कराया जाएगा, देन उसको फिर अंदर लिया जाएगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंगित करता है। अब तीसरा जो बुनियादी सिद्धांत है, जो कि मैंने 3 सिद्धांत बताए थे, 2 में बता चुका हूं। तीसरा सिद्धांत है सुरक्षा खतरों के कारण ग्राहक के नुकसान को रोकने के लिए। इसको हम इंग्लिश में बात करें तो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ क्लाइंट ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक क्लाइंट्स की साइट पर, एक ऐसे व्यक्ति की साइट पर जिसके यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात होते हैं, जिसके यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी अपने सुरक्षा गार्ड्स को तैनात करती हैं, वहाँ पर क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं? जैसे कि फायर सबसे बड़ा थ्रेट है, लापरवाही से भी लग सकती है और किसी के द्वारा जानबूझकर भी लगाई जा सकती है आग। दूसरा पानी, वाटर का जो थ्रेट है, कहीं जानबूझ के भी हो सकता है, कहीं ओवरफ्लो हो सकता है, कहीं किसी दीवार से सीपेज हो सकता है, कहीं बाहर से आउटर कोई वाटर है वो भी अंदर आ सकता है, जिससे कि सारा का सारा जो वैल्यूएबल असेट्स है वो सबमर्ज हो सकता है, पानी में भीग सकता है, डूब सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, भले ही नेचुरल है लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके अलावा चोरी, तोड़फोड़, जासूसी, हड़ताल, स्ट्राइक भी एक प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट माना गया है। हड़ताल के द्वारा कई नुकसान होने की आशंका रहती है, जैसे कि क्लाइंट का जो ग्रोथ है, क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है, क्लाइंट का जो काम है वो बाधित होता है। हड़ताल में शामिल होने वाले लोग क्लाइंट के प्रीमाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सबअटैच कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं। इसके अलावा पिलफरेज चोरी का दूसरा रूप है, जिसमें कि एक बार में किसी आइटम को ना ले जाकर के टुकड़ों टुकड़ों में आइटम चोरी किया जाता है। चोरी और पिलफरेज में यह अंतर है कि चोरी में एक आइटम को एक ही बार में लेके चला जाता है चोर, लेकिन पिलफरेज में क्या होता है कि चोरी को एक ही बार में अंजाम नहीं दिया जाता, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में लेकर जाते हैं। सपोज एक 10 पीस किसी सामान के रखे हुए हैं, तो 10 के 10 पीस एक बार में चोरी नहीं करेंगे। पिलफरेज में चोर क्या करता है कि एक दिन में एक आइटम लेकर जाएगा, अगली बार जब मौका मिलेगा 2 दिन 4 दिन बाद में फिर एक आइटम लेकर चला जाएगा, अगली बार फिर जब मौका मिलेगा फिर एक आइटम लेकर चला जाएगा। जनरली इस प्रकार की जो चोरी होती है किसी गोदाम वगैरह में होती है, स्टोर में होती है, जहां पर भारी मात्रा में सामान होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जो स्टोर इंचार्ज होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, उनको डेली बेसिस पर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, और 15 दिन 20 दिन में कभी उनको मौका मिलता है, महीने में एक बार ऑडिट करते हैं, फिजिकली चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, क्वांटिटी को, तब पता चलता है कि यहाँ से सामान चोरी हुआ है। तो ये भी एक सबसे बड़ा थ्रेट है। तो 3 प्रकार के मैंने बुनियादी सिद्धांत आपको बताए हैं। पहला, अनाधिकृत प्रवेश को रोकना। दूसरा, अधिकृत प्रवेश को रेगुलेट करना या नियमित करना। और तीसरा, सुरक्षा खतरों के द्वारा जो क्लाइंट है उसके नुकसान को रोकना। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी सिक्योरिटी के। चलिए अब आगे बात करते हैं
सुरक्षा की एबीसी। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि किसी को ये बताया ही नहीं गया होगा। सुरक्षा की भी एबीसी होती है। एबीसी को जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम इसको इलाबोरेट करते हैं, तो ए का मतलब होता है एज्यूम नथिंग, बी का अर्थ होता है बिलीव नो वन, और सी का अर्थ होता है चेक एवरीथिंग। एज्यूम नथिंग का मतलब होता है किसी भी बात का अनुमान नहीं लगाना। सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा कर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस एबीसी की जानकारी रखना। इस ए में एज्यूम नथिंग का अर्थ हुआ कि सुरक्षा कर्मी कोई भी चीज धारण ना करे, कोई भी चीज दिमाग में कल्पना ना करे, किसी बात को अपने आप में स्वतः ना मान ले। ऐसा नहीं कि कोई सपोज किसी जगह पर ड्यूटी पर तैनात है और वहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी ड्रेस है सफेद पैंट, सफेद शर्ट और काली पैंट, और सफेद शर्ट और काली पैंट पहन के आने वाले सारे के सारे लोग वहां के एम्प्लॉइज हैं। ये मानकर यदि सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहेंगे तो उसमें हो सकता है कि चोर सफेद कमीज और काली पैंट पहन के अंदर आ जाएगा और चोरी करके ले जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि कभी भी एज्यूम नथिंग, कोई भी चीज को एज्यूम नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, बिलीव नो वन, बी फॉर बिलीव नो वन, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कभी भी सिक्योरिटी का एक सबसे पहला उसूल यह है, रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। सम्मान सभी का कीजिए लेकिन संदेह सभी पर कीजिए। रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। तो सिक्योरिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ एक प्रोवर्ब एक बोला जाता है सिक्योरिटी में, रेस्पेक्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल। तो बिलीव नो वन। और तीसरी चीज है सी, चेक फॉर एवरीथिंग। हर चीज को चेक करना है, चेक एवरीथिंग। तो मैंने 3 बातें आपको बताई हैं सुरक्षा की एबीसी। वर्ल्ड में जितने प्रकार की सिक्योरिटी है, चाहे वो ह्यूमन सिक्योरिटी है, चाहे वो मटेरियल सिक्योरिटी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तीनों प्रकार की सिक्योरिटी में सारी चीजें सिक्योरिटी कवर हो जाती है। इन तीनों प्रकार की सिक्योरिटी के थंब रूल हैं ये, इनके बिना आप कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। और जो इन 3 बातों को अपने दिमाग में हमेशा रखता है, वो जवान, वो अधिकारी, वो सुरक्षाकर्मी जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। एबीसी को अपने हमेशा दिमाग में डाल के रखिए। ए फॉर एज्यूम नथिंग, बी फॉर बिलीव नो वन, और सी फॉर चेक एवरीथिंग। कभी कल्पना ना करें, कभी धारणा ना करें, कभी भी किसी पर विश्वास ना करें, और हर चीज की जांच करें। बिना जांचे हुए किसी प्रकार से किसी को ना आने दें ना जाने दें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा के आवश्यक तत्व क्या है। देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक एजेंसी को वर्दी पहनाई और आपने एक जगह खड़ा कर दिया और उनको बोल दिया कि भैया डंडा ले लो, आने जाने वालों की एंट्री करते रहो, कुत्ते बिल्ली आएंगे उनको भगा दो। और कोई अननोन आदमी आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ऑथराइज नहीं है, उसको यहां से टरका दो और होगी सिक्योरिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुरक्षा के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो कि मुख्य रूप से सुरक्षा के पास होने चाहिए, सुरक्षा को पता होना चाहिए। सुरक्षा के जो मुखिया हैं, जो सुरक्षा प्रमुख हैं, जो सिक्योरिटी हेड्स होते हैं, उनके पास में इस बात की अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इन जो आवश्यक तत्व हैं इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करा सकें। अपनी मैनेजमेंट या अपनी प्रबंधन या अपने जो भी अधिकारी हैं उनको इस बात के लिए कन्विंस करें, उनको इस बात के लिए कम्युनिकेट करें कि साहब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास में रहनी चाहिए। जैसे पहली जो सिक्योरिटी इंग्रेडिएंट है वो है इट शुड बी कंटिन्यूअस एक्टिविटी। सुरक्षा हमेशा कंटिन्यूअस एक्टिविटी होनी चाहिए, ये कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए इसका। ऐसा नहीं कि साहब नाइट शिफ्ट में एक गार्ड लगा दिया लेकिन ए और बी शिफ्ट में नहीं है। यदि किसी पर्टिकुलर पोस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली एक ड्यूटी पोस्ट है, तो वहां पर आपको गार्ड्स तीनों शिफ्ट में लगाने पड़ेंगे। खाली आप नाइट शिफ्ट में गार्ड लगा दें या खाली दिन में लगा दें,
तो फिर आप किसी सुरक्षा एजेंसी या किसी सुरक्षा सदस्य को आप इल्जाम नहीं लगा सकते, ब्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पर चोरी कैसे हो गया, क्योंकि जब आपने वहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात किया है, केवल और केवल वो सुरक्षा कर्मी या वो सुरक्षा एजेंसी या वो सुरक्षा दल केवल उस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए केवल जिम्मेदार हो सकता है। जब गार्ड की तैनाती नहीं थी उसके दौरान क्या हुआ उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बोलते हैं कि जब कहीं आप गार्ड लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, तो तीनों शिफ्ट में गार्ड लगना चाहिए, दिन और रात की सिक्योरिटी होनी चाहिए। जहां पर दो शिफ्ट का प्रोविजन है वहां पर 2 शिफ्ट 12-12 घंटे की, या जहां पर 3 शिफ्ट का प्रोविजन है वहां 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होनी चाहिए, अर्थात 24 घंटे वहां पर सुरक्षा की तैनाती होनी चाहिए। ये पहला इसका आवश्यक तत्व है। दूसरे तत्व की बात करें तो सिक्योरिटी प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव दोनों होनी चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि आपने गार्ड लगा दिया, आपने कैमरे लगा दिए, ये सारे के सारे, आपने गेट लगा दिया, आपने बैरियर लगा दिया, आपने बैरिकेड्स लगा दिए, ये सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रोटेक्टिव नहीं है। प्रोटेक्टिव का मतलब यह है कि इन सारे जो मेजर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, बैरियर्स, गेट, इनको ओवरकम करने के बाद यदि कोई सिक्योरिटी थ्रेट अंदर आ जाती है तो क्या जिस संपत्ति के लिए, जिस चीज के लिए हमने ये सारे के सारे इंतजाम किए थे, क्या उनको ओवरकम करने के बाद में उस चीज का प्रोटेक्शन भी कुछ है कि नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई एक कांच का बना हुआ बहुत बड़ा एक सामान है, एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक जार है, या एक बहुत मूल्यवान वस्तु है जो कांच की बनी है। अब आपने उसको 2 गार्ड लगा दिए कि साहब 2 गार्ड हैं, इस कांच के बहुत बड़ी जो एक गिलास का एक बहुत बड़ा केबिन है, इसकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड हम लगा रहे हैं। ये 2 गार्ड 24 घंटे इसको देखेंगे, कोई इसको तोड़ के ना चला जाए। अब आपने प्रिवेंटिव सिक्योरिटी तो लगाई लेकिन प्रोटेक्टिव नहीं लगाई है। प्रोटेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कांच के बाहर में एक ऐसी सपोर्ट देनी पड़ेगी कि यदि गार्ड कहीं लेफ्ट राइट हो जाते हैं, गार्ड यदि गार्ड को ओवरकम करके कोई थ्रेट, कोई पत्थर पर मारने की कोशिश करता है, शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो डायरेक्ट उस कांच तक वो पत्थर ना जाने पाए। उसके लिए चाहे आप CGI सीट का कोई बीच में शेल्टर लगाएं, या बीच में कोई इसमें कवर दें, या बीच में कोई बफर जोन ऐसा रखें ताकि कोई भी ऐसी थ्रेड डायरेक्ट उसको डैमेज ना कर पाए। तो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव दोनों प्रकार की सिक्योरिटी जरूरी है। खाली प्रिवेंशन पर सिक्योरिटी नहीं चलती है, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तीसरी बात है, इट शुड हैव अथॉरिटी। सिक्योरिटी के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए। यदि सिक्योरिटी ने किसी अननोन थ्रेट या अननोन व्यक्ति या कोई डिसीजन लिया है या किसी को रोका है, तो वो अथॉरिटी उनके पास में होनी चाहिए। जब तक उसकी पूरी जानकारी ना ले लें, जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको इस बात का अधिकार होना चाहिए कि उसको रोक के रखें, उससे पूछताछ करें। और जब कभी भी ऊपर से कोई इस तरीके का आदेश आता है कि हाँ नहीं, इनको आप छोड़ दीजिए, अलाउ कर दीजिए, उसके बाद ही अलाउ करें। उनके पास प्रॉपर पूरी अथॉरिटी यानी चाहिए पूछताछ करने की, रोकने की, टोकने की और चीज़ों को चेक करने की। उसमें किसी प्रकार की थर्ड किसी डोमेन का या किसी अन्य किसी पक्ष का कोई भी उसमें अंतर्दखल नहीं होना चाहिए, कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। तो चौथा जो आवश्यक तत्व है ये, इट शुड हैव बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेशन। इसका अर्थ हुआ कि सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन होना चाहिए। देखिए, सुरक्षा के साथ साथ में फैसिलिटेशन शब्द भी आता है। फैसिलिटेशन का अर्थ होता है, चूंकि गार्ड या सुरक्षा कर्मी क्लाइंट और बाहर आने वाले जो विजिटर्स हैं उनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ये मेन गेट पर खड़े रहते हैं, ये मेन गेट पर इनकी तैनाती होती है। तो जो भी आने वाले आगंतुक हैं, जो भी आने वाले विजिटर्स हैं, या जो आने वाले जो गेस्ट हैं, वो सबसे पहले इंटरेक्ट होंगे इस गार्ड्स के साथ। अब इन गार्ड्स का या इन सिक्योरिटी का काम होता है कि इन आगंतुकों को जहां वो जाना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, उनके बारे में
पूरी जानकारी दे, उनको पूरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराए। यदि उनके पास में जिनसे वो मिलने आए हैं उनका नंबर नहीं है तो उनके नंबर से उनकी बात कराए। यदि उनको रास्ता पता नहीं है तो उनको रास्ता बताए। यदि उनको ऑफिस का नहीं पता है तो ऑफिस तक लेके जाए। उनको गाड़ी कहाँ पार्क करानी है उसके बारे में व्यवस्था करें। ये तमाम बातें फैसिलिटेशन का हिस्सा है। अब यहाँ जो पॉइंट मैंने बताया था वो बताया है कि आपकी सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैसिलिटेशन देते समय आपने अपनी सिक्योरिटी को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कोई विजिटर आया, उसने कहा कि साहब मुझे ऑफिस का नहीं रास्ता पता है, और आपने कहा कि चलो ठीक है, हमें बताया गया है कि फैसिलिटेशन भी देना है, और हम अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़ के उस आदमी का बैग पकड़ के और उसको ऑफिस तक छोड़ने चले गए। आप फैसिलिटेशन तो दिया आपने, लेकिन सिक्योरिटी के साथ में आपने जस्टिफाई नहीं किया। तो आपको करना यह है कि सिक्योरिटी अपनी जगह है, फैसिलिटेशन अपनी जगह है। किसी भी सूरत में सिक्योरिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहीं रहकर फैसिलिटेशन कीजिए। कोई इस तरीके की रिक्वेस्ट भी करता है कि साहब हमें ऑफिस तक छोड़ के आ जाइए, या हमें आप वहां तक छोड़ दीजिए, आगे ड्रॉप कर दीजिए, सीधा बोलिए सॉरी सर मैं ड्यूटी पोस्ट अपनी नहीं छोड़ सकता। तो आपका ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। देखिए, अब पांचवा पॉइंट आता है, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एज इट इज नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बाय एक्सचेकर। जिसके द्वारा सुरक्षा की तैनाती की गई है, जिस क्लाइंट के द्वारा सुरक्षा लगाई गई है, उस एक्सचेकर के लिए, उस क्लाइंट के लिए एक सुरक्षा जो होती है वो एक नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। उससे उसको मिलना कुछ नहीं है, उल्टा उसको अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। सुरक्षा ऐसा नहीं है कि सुरक्षा उनको कमा के कुछ देगी, अर्निंग कुछ नहीं है, बल्कि उनका खर्चा ही बढ़ रहा है। तो किसी भी क्लाइंट की कोशिश ये रहती है कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी सुरक्षा हासिल की जाए। तो सुरक्षा कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। यदि सुरक्षा कॉस्ट इफेक्टिव का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि सपोज कोई 5,000 रुपए की वस्तु है, आप उसके लिए 10,000 रुपए का गार्ड नहीं लगा सकते। जितनी संपत्ति की वैल्यू है, यदि उससे ज्यादा का आप गार्ड्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं, तब फिर कोई होशियार नहीं है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बोल सकते। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि सुरक्षा ऐसी हो जो कम कीमत में हो, बेहतर सुरक्षा हो। साथ ही साथ एक लायबिलिटी होती है। तो कोई भी एक्सचेकर या कोई भी जो पैसा खर्च करने वाला जो भी क्लाइंट है, वो कभी ये नहीं चाहता है कि कोई सुरक्षा उसके लिए एक हमेशा बर्डन बना रहे। तो कभी भी सुरक्षा को ज़्यादा ना बढ़ाए, सुरक्षा का खर्चा, सुरक्षा का बजट ऑप्टिमाइज्ड मैनर में रखें। कम से कम कॉस्ट सुरक्षा में दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि सुरक्षा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। सुरक्षा हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। सुरक्षा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। अंकुश की बात जब करते हैं तो कमांड कंट्रोल केवल और केवल सिक्योरिटी विंग का ही होना चाहिए। सिक्योरिटी के ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या कोई एचआर या कोई दूसरे कोई अकाउंटेंट या कोई पीए या कोई और अन्य कोई व्यक्ति का किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सुरक्षा केवल और केवल इंडिपेंडेंट ही फंक्शन कर सकती है और तभी इम्पार्शियल वे में बेटर ढंग से काम कर सकती है। क्योंकि सुरक्षा किसी भी संगठन, किसी भी प्रीमाइस, किसी भी सोसाइटी, किसी भी जगह का हमेशा आंख और कान बोला जाता है। यदि सुरक्षा को आप हाईजैक कर लेंगे, किसी के द्वारा उसको डोमिनेट कर लिया जाएगा, तो आंख और कान सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि सुरक्षा को हमेशा स्वतंत्र रखा जाए, ताकि वो अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को प्रॉपर ढंग से और इम्पार्शियल वे में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अब सातवें पॉइंट की बात करें तो सातवां पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू मिटिगेट रिस्क और एलिमिनेट थ्रेट्स। देखिए, सिक्योरिटी केवल और केवल ऐसा नहीं कि वर्दी पहना के केवल दिखावे के लिए एक गार्ड हमने सेरेमोनियल गार्ड के तौर पर खड़े कर दिए, खाली सैल्यूट मारना उनका काम है। आने जाने वाले जो खतरे हैं या आने जाने वाले जो रिस्क हैं, उसको ना वो कम कर सकते हैं, ना उनको खत्म कर सकते हैं, ना उनको रोक सकते हैं, तब ऐसी सुरक्षा का कोई फायदा नहीं है। वास्तव में सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बाहर से आने जाने वाले खतरों को रोक सके, जो अंदर से जाने वाला बाहर सामान है जो गलत तरीके से जा रहा है उसके ऊपर अंकुश लगा सके, उसको रोक सके और उसकी धरपकड़ कर सके।
ये एक इसका पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट आता है, इट शुड बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए, कोई भी सुरक्षा है, उस सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपना काम, अपनी प्रक्रिया, अपने सिस्टम को इस प्रकार सुचारू ढंग से करता रहे ताकि बिजनेस इम्पैक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि सुरक्षा कर्मी किसी गेट पर तैनात हैं और किसी व्हीकल की चेकिंग में वो इतना समय लगा रहे हैं कि जहां पर 50 ट्रक या 50 गाड़ियों को अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा की लापरवाही या सुरक्षा के प्रोसेस में इतना डिले हुआ जिसके कारण 50 की बजाय 30 ट्रक ही अंदर आ पाए और लदान केवल 30 ट्रक का ही हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि आपने 20 ट्रक का लॉस कर दिया। तो कभी भी सिक्योरिटी देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सिक्योरिटी भले ही आप दीजिए, लेकिन प्रोडक्शन में किसी प्रकार का या बिजनेस में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, किसी प्रकार की कोई डिक्रीज ना हो। तो ये चीजें ध्यान रखना भी सिक्योरिटी का काम है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है, इट शुड बी एबल टू फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। सिक्योरिटी ऐसा होना चाहिए कि जो बिजनेस, जिस जगह पर सिक्योरिटी की तैनाती है, वहां के बिजनेस को सिंपल वे में फैसिलिटेट कर पाए। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होने चाहिए कि उसको फॉलो करते करते ही आदमी तंग हो जाए और एक बार आने के बाद दोबारा हाथ जोड़ ले कि भाई साहब मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, वहां तो सिक्योरिटी वाले बहुत तंग करते हैं। कोई भी मैसेज किसी भी वेंडर, किसी सब वेंडर, किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी विजिटर्स को ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो ये कहे कि साहब वहाँ की सिक्योरिटी प्रोसेस उनका बहुत हार्ड है, वो लोग काफ़ी टाइम बिठा के रखते हैं, काफ़ी टाइम इंगेज करके रखते हैं और बहुत देर तक इंतज़ार कराने के बाद में अंदर भेजते हैं, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते। आपकी जो सिक्योरिटी है वो कॉर्डियल माहौल में होनी चाहिए, लोगों को एक पॉजिटिव आप कम्युनिकेशन करें, लोगों के साथ में कोऑपरेटिव आपका बिहेवियर होना चाहिए और उस सोच के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छी सिक्योरिटी आप दे पाएंगे। ओके साथियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे के अन्य टॉपिक को लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। यदि इस वीडियो में आपको कुछ लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आपका डाउट है या कुछ आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या कहीं शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें 10%, 15%, 20% आपको समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको देखिए और देख करके चीज़ों को सीखिए और अपने दैनिक व्यवहार में इन चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश कीजिए। स्वस्थ रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। थैंक यू। जय हिंद।